साथियों नमस्कार। BS राजपूत केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की और साथ में बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की खोज की। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की थी पिछले भाग में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कैथोड रे ट्यूब की सहायता ली थी। तो जैसे ही कैथोड किरणें विसर्जन नली में से निकलती हैं तो विसर्जन नली में उपस्थित गैस आयनित हो जाती है। तो जो आयन बनते हैं वो धनावेशित होने के कारण एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं। तो इनको 1836 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली में कैथोड को थोड़ा मॉडिफाई किया और कैथोड को उन्होंने बीच में लगाया और उसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए। तो उन्होंने पाया कि एनोड से कैथोड की ओर जाने वाली एक नई प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कि जिंक सल्फाइड पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, जो कि कैथोड के पीछे भी लगाया गया था। इनको उन्होंने एनोड किरणें या कैनोल किरणें कहा। इन्हें धनात्मक किरणें भी कहा गया। फिर उन्होंने जिस तरह से हमने कैथोड किरणों की चर्चा की थी उसी तरह से इन्होंने भी कैथोड किरणों की तरह एनोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया और उन्होंने कोई अपारदर्शी वस्तु उसके मार्ग में रखी तो उसकी छाया बनती है। इससे सिद्ध हुआ कि एनोड किरणें भी सरल रेखा में गमन करती हैं। किरणों के मार्ग में एक हल्का पहिया रखा घूमने वाला, तो वो भी घूमता है और वो इलेक्ट्रॉन माने कैथोड किरणों की तुलना में अधिक तेजी से घूमता है। इससे सिद्ध हुआ कि ये किरणें भी द्रव्य कणों से बनी हुई हैं। जब इन किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया तो ये ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हुई तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर ये एन ध्रुव की ओर आकर्षित होती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ये किरणें धनावेशित हैं। गैसों में से भेजने पर ये गैसें आयनित कर देती है। इसकी आयनन की जो क्षमता है वो कैथोड किरणों की तुलना में अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता भी कैथोड किरणों से कम होती है। ये एल्युमिनियम की बहुत पतली पत्ती को भेद सकती हैं। ये जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, और जो प्रतिदीप्ति कैथोड किरणों की तुलना में अधिक तीव्र होती है, यानी अधिक चमकीली होती है। ये जो एनोड किरणें हैं फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। ये अलग अलग गैस बनने पर इनके धनावेश का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अर्थात एनोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। इनके आवेश की गणना करने पर ये पाया कि इन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, किंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है, यानी ये इसका चिन्ह धनात्मक होता है। अर्थात एनोड किरणों पर धन 1, धन 2, धन 3 आदि आवेश हो सकता है। क्योंकि एनोड किरणें वास्तव में एनोड से नहीं निकलती हैं। ये किरणें कैथोड किरणों के द्वारा आयनित गैसों के शेष पार्ट होता है। यानी जब किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो शेष जो धनायन बचता है वही एनोड किरणों के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए अलग अलग गैसों से अलग अलग आवेश और द्रव्यमान की एनोड किरणें प्राप्त होती हैं। E/m का मान यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला गया तो ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऐसा प्राप्त हुआ। इसका मान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा बहुत कम होता है, क्योंकि आवेश की तुलना में इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है।
E/m का मान हाइड्रोजन गैस के लिए ही सबसे कम होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर होता है, किंतु चिन्ह विपरीत होता है। इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और E/m का मान हाइड्रोजन के लिए प्राप्त हुआ 9.58 × 10⁻4 कूलाम प्रति ग्राम। इस तरह से इसका द्रव्यमान ज्ञात किया गया। तो द्रव्यमान ज्ञात आवेश में E/m का भाग दिया तो ये मान प्राप्त हुआ हमें 1.6 × 10⁻19 बटे 9.58 × 10⁻4 बराबर 1.67 × 10⁻24 ग्राम। अब यदि हम देखें कि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो जो शेष भाग बचा उसको प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्रोट से लिया गया है। प्रोट माना होता है तो फर्स्ट, यानी जो पहला है। ये जो प्रोटॉन है सबसे हल्का धनावेशित कण है। इसे हम हाइड्रोजन के समस्थानक प्रोटियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्राप्त करते हैं। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि इसको सबसे पहले प्रोटॉन नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया है। तो प्रोटॉन नाम दिया है रदरफोर्ड जी ने, जबकि इसको देखा, इसके गुणों का अध्ययन किया, इसका श्रेय ई गोल्डस्टीन को जाता है। इसका जो द्रव्यमान AMU में देखें तो ये 1.0082 AMU अर्थात 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। आइए हम बात करें एक्स किरणों की। एक्सरे 1895 में विल्हेम रॉन्टजन ने पाया कि कैथोड किरण नली में रखे उच्च घनत्व वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन टकराने पर नई किरणें उत्पन्न होती हैं, जो कि नली से बाहर रखे पदार्थ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये इनका जो आविष्कार हुआ था वो एक आकस्मिक घटना के कारण हुआ था। जब ये कुछ काम कर रहे थे तो बाहर रखी फोटोग्राफिक प्लेट इससे प्रभावित हो गई थी, और शायद उनके हाथ का जो हड्डियों का चित्र है उसमें बन गया था। तो जब ये रॉन्टजन प्रयोग कर रहे थे तो ये निकलने वाली किरणों की प्रकृति से अनजान थे, इसलिए उन्होंने अनजानी किरणों का नाम एक्स किरण दे दिया। एक्स किरणों के गुणों को देखें तो इनमें उच्च भेदन क्षमता होती है। ये ठोसों तक को भेदित कर देती हैं। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य भी बहुत कम होती है। ये लगभग 0.1 नैनोमीटर होती है। आइए अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो सक्रियता की। 1896 में हेनरी बेक्वेरेल ने जब पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट से उत्पन्न उच्च सक्रिय विकिरण को देखा तो उसको उन्होंने रेडियो सक्रिय विकिरण कहा। ये विकिरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये जिंक सल्फाइड पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये ठोस पदार्थों को भी भेद सकती हैं। जिन पदार्थों से ये विकिरण स्वतः उत्सर्जित होते हैं उन्हें रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव कहा गया, और रेडियो सक्रिय पदार्थों से विकिरण के स्वतः उत्सर्जन को रेडियो एक्टिविटी कहा गया। स्वतः उत्सर्जन में रेडियो एक्टिव पदार्थ ये 3 प्रकार के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि हम रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक लेड ब्लॉक में रखें तो उससे ये 3 प्रकार के किरणें निकलती हैं। एक तो है अल्फा किरण। ये यदि हम इस किरणों के मार्ग में विद्युत आवेशित प्लेटें रख दें तो ये अल्फा किरणें ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, और गुणों के अध्ययन करने के बाद ये पाया कि ये हीलियम की नाभिक की तरह हैं।
दूसरी किरणें हैं बीटा किरणें, ये धन प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है, माने इन पर एक ऋणावेश होता है। और गामा किरणें बिना विक्षेपित हुए सीधी चली जाती हैं, इनकी वितरण क्षमता अधिक होती है, ये एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। आइए तीनों की तुलना करके देखें। तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, इसमें 2 धनावेश होता है और इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है, और इसका वेग प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है। वहीं पे बीटा कण इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इस पर एक ऋणावेश होता है, इसका द्रव्यमान बहुत कम नगण्य होता है, और इसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरणें एक विद्युतचुम्बकीय विकिरण है, ये केवल ऊर्जा युक्त किरणें हैं, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, और इनका वेग भी प्रकाश के वेग के लगभग समान होता है। आइए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज की। जब जेम्स चैडविक 1932 में कृत्रिम तत्वांतरण के लिए प्रयोग कर रहे थे, और उन्होंने बेरिलियम के पतले पत्थर पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने पाया कि कार्बन का परमाणु बन जाता है और एक उदासीन कण भी इसके साथ उत्पन्न होता है। इस उदासीन कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। चूंकि यह कण उदासीन है, यानी न्यूट्रल प्रकृति का है, इसीलिए इसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। ये जो रिएक्शन है वो इस तरह होती है। बेरिलियम है, बेरिलियम परमाणु पे इसका द्रव्यमान 9 होता है, आवेश इसमें 4 रहता है, और इसमें अल्फा कण यानी हीलियम का नाम है, किससे इस पर आक्रमण कराया, इस पर बमबारी की, तो ये कार्बन 12 का परमाणु बना और एक उदासीन कण बना जिसको न्यूट्रॉन कहा। न्यूट्रॉन के गुणों का अध्ययन करने पर पाया कि न्यूट्रॉन उदासीन यानी आवेश रहित कण है, ये विलगित अवस्था में अस्थायी है, यानी बहुत जल्दी ही टूट जाता है। इसका जो आधार काल है लगभग 20 मिनट है, मतलब ये 20 मिनट में अपने आधी संख्या में न्यूट्रॉन्स को तोड़ देता है। इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है, लेकिन कॉस्मिक किरणों की तुलना में थोड़ी कम होती है। न्यूट्रॉन इस तरह क्षय होता है, देखिए एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में टूटता है, उसके साथ में कुछ ऊर्जा भी निकलती है। एक न्यूट्रॉन जब क्षय होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है, और एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ये 20 मिनट में लगभग आधा टूट जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में आवेश ऋण होता है, ऋण एक, प्रोटॉन में धन एक, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जो उदासीन हो जाएंगे, इसलिए 0 हो गए, ठीक है। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 मानते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 मानते हैं, तो ये द्रव्यमान 1 हो गया, और ऊर्जा निकलती है। इनका जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ये प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, इसका मान होता है 1.6750 गुणे 10⁻⁷ किलोग्राम, या 1.00865 AMU। इस तरह से बात हो गई तीनों प्रकार के कणों की खोज की, रेडियो एक्टिविटी की। देखिए उन्होंने एनोड किरणों के लिए इस तरह से छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया था। यहाँ से जब कैथोड किरणें इसमें से निकलती हैं तो गैसों को आयनित कर देती हैं। मान लो यहाँ पे कोई गैस है, तो गैस का परमाणु आयनित हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, और इसमें जो धनावेशित चीज़ बच रही है वो इस तरफ निकल जाएगी, छिद्र में से निकल जाएगी। तो इधर एनोड किरणें निकल जाती हैं।